स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। एक नए टॉपिक के साथ फिर से मुलाकात, जिसका नाम है रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसमें हम समझेंगे कि सर जब कॉन्जुगेशन होता है, मतलब कॉन्जुगेशन का मतलब है कि सर वो सिस्टम जिसमें एक सिग्मा के बाद कोई वेकेंट ऑर्बिटल आए, कोई लोन पेयर आए या पाई बॉन्ड आए, तो उस सिस्टम में रेजोनेंस हो सकता है। मतलब वो सिस्टम जिसमें कॉन्जुगेशन हो वहाँ रेजोनेंस हो सकता है। ये यहाँ तक बात खत्म। उसके बाद कहते हैं कि सर जहां रेजोनेंस हो सकता है, मतलब वहां रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं। जहां रेजोनेंस हो वहां रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं। तो जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं एक ही मॉलिक्यूल के, तो फिर हम देखते हैं कि सर उसमें से कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेबल है। और स्टेबिलिटी के लिहाज से ही आज हमारा रूल है, आज हमारा एक टॉपिक है जिसमें हम सीखते हैं कि सर जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसी कॉन्जुगेशन के रेजोनेंस की वजह से हुए मॉलिक्यूल के, तो उसमें जो रेजोनेटिंग सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो कौन सा है। उनके लिए 5 रूल हैं, और 5 रूल के बुनियाद पर भी हम रिलेटिव स्टेबिलिटी को समझते हैं। लेट सपोज फर्स्ट रूल कहता है कि सर अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं आप किसी मॉलिक्यूल के, तो आप पहले देखें कि सर उसमें सबसे ज़्यादा पाई बॉन्ड किस में है, मतलब सबसे ज़्यादा डबल बॉन्ड किस में है, मतलब पाई बॉन्ड किस में है। जिसमें जितने पाई बॉन्ड वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल। लेट सपोज एक मॉलिक्यूल है जिसका नाम है ये। अब इस ब्यूटेन में, ब्यूटेन है फॉर सपोज, इसकी जब रेजोनेंस करवेंगे कि जो 1,3 ये ब्यूटाडाइन है, एक पाई बॉन्ड ये एक पाई बॉन्ड ये। अब अगर यहाँ रेजोनेंस हो सकता है तो लाजमी बात है एक स्ट्रक्चर है जिसका ये बन गया, मतलब एक पाई बॉन्ड टूटा पॉजिटिव नेगेटिव में, और यहाँ भी टूटा पॉजिटिव नेगेटिव में, सॉरी पॉजिटिव दे देते हैं, मतलब एक यहाँ केटाइन बन गया और यहाँ एनाइन बन गया। तो होगा क्या कि सर यहाँ पाई बॉन्ड है 4, टोटल बॉन्ड है 4, और यहाँ टोटल बॉन्ड है 4 और यहाँ है 5। इसमें पाई बॉन्ड कितने हैं सर? दोनों में एक एक है, और फर्स्ट में सर 2 पाई बॉन्ड है। तो फर्स्ट रूल ये कहता है स्टेबिलिटी के लिहाज से कि सर इनमें से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा स्टेबल वो ही होगा जिसमें जितने पाई बॉन्ड ज़्यादा होंगे। तो इसमें पाई बॉन्ड कितने हैं? एक पाई बॉन्ड है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में इसमें 2 है और इसमें एक है, और दूसरे वाले में भी एक ही पाई बॉन्ड है। तो जाहिर सी बात है जिसमें जितने पाई बॉन्ड ज़्यादा वो उतना ही ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टेबल होगा। तो फर्स्ट स्टेबल ज़्यादा हो गया इन दोनों से, कि जो इन दोनों में पाई बॉन्ड कितने हैं सर? एक है, इसमें भी एक है। तो हम कह सकते हैं कि सर जो फर्स्ट वाला है, ये जो फर्स्ट वाला है ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है किससे? 2 से और आल्सो 3 से। मतलब फर्स्ट वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, किस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से? दूसरे और तीसरे के। जबकि हैं एक ही मॉलिक्यूल के दोनों ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मगर रिलेटिविटी अगर देखेंगे स्टेबिलिटी के लिहाज से, तो हम कहेंगे सर फर्स्ट वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल है। क्यों? जो फर्स्ट वाले में पाई बॉन्ड ज़्यादा है। तो यही फर्स्ट रूल था रिलेटिव रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को डिफाइन करने का। और दूसरा रूल ये कहता है कि सर अगर हमारे पास ऐसा कंडीशन आ जाए कि किसी मॉलिक्यूल के 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं और हमें जानना है कि उसमें से सबसे ज़्यादा स्ट्रक्चर कौन सा स्टेबल है, तो हम कहते हैं, हम देखेंगे कि सर जिसकी द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विथ ग्रेटर नंबर ऑफ कोवेलेंट व्यूज, इसका हो गया। उसके बाद रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ एटम वुड बी लेस स्टेबल। जिस जिस एटम में, जिस मॉलिक्यूल में जिसके एटम ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होंगे, मतलब कोई ऐसा आइटम भी होगा उस मॉलिक्यूल में कि जिसकी वैलेंसी कम होगी या उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा, आउटर शेल कंप्लीट नहीं होगा, तो वो लेस स्टेबल होगा किससे? जिसका कंप्लीट हो। सारी सी बात है। तो हम देखेंगे सर, लेट्स सपोज का एग्जांपल ये है कि जो फर्स्ट वाला था इसका एग्जांपल था, ये इसका है। तो देखो इसमें कार्बन की जो ऑक्टेट है कंप्लीट है सर? नहीं है, कि जो एक बार एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया, 2 इसके साथ हो गए, एक रहता है, तो मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो हम कहेंगे सर इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। इसका कंप्लीट है सर, इसका कंप्लीट है, 2 2 2 4 4 ऑक्टेट कंप्लीट है। इसका भी सर ऑक्टेट कंप्लीट है। तो मतलब एक एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। रेजोनेटिंग एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में
एक का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, मगर दूसरे का अगर देखें तो कहेंगे सर दो दो ये हो गए, दो हाइड्रोजन के साथ है, मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। ऑक्सीजन का देखें सर, दो ये है, दो ये है, दो दो चार, आठ, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट। और इसका तीन हाइड्रोजन के साथ, एक इसके साथ, तो मतलब इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। तो हम देखते हैं कि सर जिसकी ऑक्टेट ज्यादा कंप्लीट होगी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, किसके बाद सर, पाई बॉन्ड के कॉन्सेप्ट के बाद, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल, और जिसका कंप्लीट नहीं होगा वो कम स्टेबल। तो जाहिर सी बात है कि ये है टू, ये दूसरा नंबर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और ये फर्स्ट नंबर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो हम कह सकते हैं सर फर्स्ट सेकंड वाला फर्स्ट से ज्यादा स्टेबल है। क्यों? जो उसमें दूसरा रूल फॉलो होता है, दूसरा रूल यही कहता है कि सर जिसका ऑक्टेट कंप्लीट वो ज्यादा स्टेबल। उसके बाद रूल नंबर 3 कहता है कि सर अबव टू रूल्स कांट मेक अ डिफरेंस, द स्ट्रक्चर विथ अ चार्ज वुड बी लेस स्टेबल। कहता है कि सर ऊपर वाले दो अगर रूल कुछ डिफाइन नहीं कर पा रहे, मतलब वो फैसला नहीं कर पा रहे कि सर वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टेबल है या नहीं है, मतलब ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये स्टेबल है या नहीं, ये दो रूल काम नहीं कर रहे इस पे। तो फिर कहते हैं कि सर ये देखो कि सर जिस पे चार्ज होगा वो कम स्टेबल, और जिस पे चार्ज नहीं होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल, मतलब न्यूट्रल वाला चार्ज से ज्यादा स्टेबल होगा। रूल नंबर 3 ये कहता है। तो लेट सपोज देखते हैं कि सर न्यूट्रल में से कौन है, सर न्यूट्रल वो जिसमें चार्ज ना हो। तो यहाँ पर इसको देखें सर, इस पे कोई चार्ज है नहीं है सर, दो पाई बॉन्ड है, दो सिग्मा बॉन्ड है, इनका ऑक्टेट भी कंप्लीट है, और दूसरी बात कि ये स्टेबल भी हैं। तो हम कहते हैं कि सर ये जो फर्स्ट वाला है और ये जो दूसरे वाला है, दूसरे वाले में क्या है सर, दूसरे वाले में एक जो पाई बॉन्ड था वो एक साइड पे आ गया, मतलब एक जो है इनमें से इसका ऑक्टेट का कॉन्सेप्ट नहीं, ऑक्टेट का कॉन्सेप्ट अगर देखें तो ऑक्टेट कंप्लीट है दोनों का ही। मगर यहाँ जो चीज़ कंप्लीट नहीं है वो ये है कि सर यहाँ पर चार्जेस हैं, और हमें पता है कि सर जो जिस एटम पर जिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे चार्ज होंगे एज कम्पेयर टू अगर उसी मालिक्यूल का दूसरा स्ट्रक्चर आ रहा है जो न्यूट्रल है, तो हम कहेंगे सर न्यूट्रल वाला चार्ज से ज़्यादा स्टेबल है। तो जाहिर सी बात है इस पे चार्ज, इस पे नहीं, तो हम कहेंगे सर दूसरे वाला फिर से बाजी बाजी मार गया, कि जो दूसरे वाला सॉरी सॉरी दूसरे वाला बाजी नहीं मार सका, बाजी जो मार गया वो था पहले वाला, कि जो जो फर्स्ट है वो न्यूट्रल है और दूसरा है वो चार्ज वाला है। तो हम कहते हैं कि सर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सॉरी द अबव टू रूल्स कांट मेक अ डिफरेंस, देन द चार्ज वुड बी लेस स्टेबल, तो चार्ज वाला लेस स्टेबल, तो चार्ज वाले से न्यूट्रल वाला सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी दिखाएगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। उसके बाद जो चीज है वो है रोल नंबर 4। रूल नंबर 4 इस साइड पे है, वो कहता है इफ अबव थ्री रूल्स कांट मेक अ डिफरेंस, अगर तीनों ही रूल नाकाम हो जाए, मतलब तीनों रूल से जवाब ना आ पाए। तीन रूल का मतलब क्या है सर, फर्स्ट रूल कहता है कि सर पाई बॉन्ड देखो, जिसमें जितने पाई बॉन्ड वो सबसे ज्यादा स्टेबल। दूसरा रूल कहता है कि सर जिसका ऑक्टेट कंप्लीट हो वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेबल। उसके बाद रूल नंबर 3 क्या कहता है कि सर 3 कहता है कि सर न्यूट्रल वाला हमेशा चार से ज्यादा स्टेबल होगा। तो अब रूल नंबर 4 कह रहा है कि सर अगर ये तीनों ही रूल काम ना करें, मतलब तीनों ही रूल से आंसर ना आए स्टेबिलिटी का, तो फिर ये रूल कहता है कि सर जिस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज हो, जिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज हो, तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल करेगा। अगर उसी पे अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो वो सबसे डिस्टेबलाइज करेगा। तो कहना क्या चाहता है, कहना चाहता है कि लेट सपोज ये मेरे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं और मॉलिक्यूल के, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये हो गया और एक ये हो गया। तो इसमें कहता है कि सर एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है जिसपे नेगेटिव चार्ज कार्बन पे है, कार्बन सर इतना हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, किससे, ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। अगर ये ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता तो कह सकते थे सर कि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो अगर इस पे नेगेटिव चार्ज है तो अब ये टर्म समझना, मुझे लगता है कि आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं। तो ये देखो, लेट सपोज जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा एटम, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है लेट सपोज किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, तो नेगेटिव चार्ज जो होगा उस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर जब भी आएगा वो उसको स्टेबलाइज करेगा। अगर पॉजिटिव चार्ज है वो जब इस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर आएगा तो वो उसको उतना ही ज्यादा डिस्टेबलाइज करेगा। तो सर स्टेबलाइज करना मतलब स्टेबिलिटी को क्रिएट करना,
डिस्टेबलाइज करना मतलब स्टेबिलिटी को कम से कम करना। तो सर जब रिलेटिव रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को हम कंप्लीट कर रहे हैं रूल के बुनियाद पर, तो हमें तो सर यहाँ स्टेबिलिटी चाहिए। तो स्टेबिलिटी के लिए बात ये हुई कि सर जिस नेगेटिव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव होगा वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, और जहाँ पर पॉजिटिव होगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर वो कम स्टेबलाइज होगा। ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर उसमें 4-5 एटम है किसी मॉलिक्यूल में, और अगर वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज है, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर अगर नेगेटिव चार्ज है, तो वो उतना कम स्टेबिलिटी दिखाएगा। और दूसरे ही स्ट्रक्चर में वो जो नेगेटिव चार्ज है वो सबसे ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर है, तो वो ज़्यादा स्टेबिलिटी दिखाएगा। लेट सपोज यहाँ पे देखो नेगेटिव जो चार्ज है वो कार्बन के ऊपर है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, किसके कंपैरिजन में? ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। अगर ऐसा होता कि ये माइनस चार्ज इस ऑक्सीजन के ऊपर होता तो कह सकते थे कि अगर दूसरा स्ट्रक्चर हो जिस पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज हो तो वो इस स्ट्रक्चर से भी ज़्यादा स्टेबल होगा। और ऐसा है, दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या कर रहा है कि सर ऑक्सीजन जो है वो अपना पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर रहा है और ऑक्सीजन को कार्बन को न्यूट्रल कर रहा है। पहले नेगेटिव था, जब इलेक्ट्रॉन उसने लिए मतलब फिर वो न्यूट्रल हो गया, तो फिर ऑक्सीजन के ऊपर जो चार्ज आया वो आया पॉजिटिव। तो हम कहते हैं कि सर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा डिस्टेबलाइज करेगा और नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज करेगा। तो यहाँ पे रूल जो है वो कहता है कि सर सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी जो होगी वो होगी सर ऑक्सीजन की, सॉरी दूसरे की पहले से ज़्यादा होगी। उसके बाद रूल नंबर 4 कहता है, सॉरी रूल नंबर 5 कहता है कि सर इफ अबव 4 रूल फेल्स स्ट्रक्चर इन विच अनलाइक चार्जेस आर क्लोजर वुड बी अ मोर स्टेबल। तो रूल नंबर 5 ये कहता है कि अगर ये चारों रूल काम ना कर पाए, मतलब अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है, अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज है तो मतलब वो कम स्टेबल है। तो इसी तरह अगर ये चारों रूल काम ना कर पाए तो कहता है सर फिफ्थ रूल ये कहता है कि सर देखो कि अगर पाई बॉन्ड नहीं है, मतलब पाई बॉन्ड का कॉन्सेप्ट भी काम नहीं कर रहा, ऑक्टेट भी कंप्लीट नहीं कर रहा, तो फिर देखो अनलाइक चार्जेस, जिसके जितने अनलाइक चार्जेस खुद के नज़दीक होंगे न, मतलब जितने पास पास होंगे तो वो उतना ही स्टेबिलिटी दिखाएगा, और जितना दूर होंगे वो कम स्टेबिलिटी दिखाएगा। क्यों? आपको पता होगा कि जो पॉजिटिव नेगेटिव जब भी जितना खुद के आपस के पास है वो बॉन्ड बनाना चाहते हैं। लेट सपोज कोई कार्बन है, मैं इस तरह हो जाता हूँ, कोई कार्बन है और जहाँ भी कार्बन है इस पे लेट सपोज पॉजिटिव है और इस पे नेगेटिव है, मतलब इस पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इस पे डिफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो होगा क्या कि कुछ टाइम के बाद ये कोशिश करेगा कि मैं इलेक्ट्रॉन को खींचूं और ये कोशिश करेगा कि मैं इलेक्ट्रॉन को दूं, तो होगा क्या कि बॉन्ड बन जाएगा। और जब बॉन्ड बन गया मतलब पाई बॉन्ड बन गया, तो पाई बॉन्ड बनने की वजह से स्टेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ेगी कि जो पाई बॉन्ड इंक्रीजेज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सॉरी स्टेबिलिटी इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो होता क्या है कि सर जिसमें जितने नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज क्लोजर होंगे, अनलाइक चार्जेस क्लोजर होंगे, वो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी दिखाएगा। और यही तो बात है कि सर यहाँ देखो लेट सपोज यहाँ एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है मॉलिक्यूल का जिसमें पाई बॉन्ड है, मतलब ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है, सबसे ज़्यादा है, मतलब फर्स्ट वाला सबसे ज़्यादा होगा। और उसके बाद अनलाइक चार्जेस हैं, दूसरा दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसमें अनलाइक चार्जेस क्लोजर हैं, मतलब जो दूसरे वाला है, ये जो दूसरे वाला है वो फर्स्ट के बाद आएगा। और तीसरे वाला है इसमें अनलाइक चार्जेस पोल सिस्टम पर हैं, सबसे ज़्यादा दूर हैं। तो जिसमें जितने ही अनलाइक चार्जेस दूर होंगे वो उतनी कम स्टेबिलिटी दिखाएगा। तो मतलब ये हुआ कि सर पहले फर्स्ट है, उसके बाद दूसरा ज़्यादा स्टेबिलिटी दिखाएगा, उसके बाद तीसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी दिखाएगा। तो ऑर्डर क्या हुआ सर? 1 2 3। तो यही हुआ, यही कॉन्सेप्ट था कि सर अगर किसी कॉन्जुगेशन में रेजोनेंस होता है मॉलिक्यूल में, मतलब कोई मॉलिक्यूल है जहाँ कॉन्जुगेशन पहले से ही है और वहाँ रेजोनेंस होता है, तो क्या होगा कि सर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बनेंगे उसमें हम देखेंगे कि सर सबसे ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टेबल कौन है। तो स्टेबिलिटी देखने के लिए ये पांचों रूल काम आते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि ये पांचों रूल काम नहीं करते, तो फिर हम इंडक्टिव पे देखते हैं।
और इंडक्टिव का तो आपको पता है कि सर सिग्मा बांड के ही थ्रू होता है, सिग्मा बांड के ही थ्रू होता है, तो फिर वो कम स्टेबिलिटी है, कम ही स्टेबल दिखाता है, मगर अगर इनसे ना हो पाए तो फिर उससे ही हम स्टेबिलिटी देखते हैं। तो आज के लिए ये 5 रूल थे, और 5 रूल में फर्स्ट रूल ये था कि सर जिसमें जितने पाई बॉन्ड ज़्यादा वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतना ज़्यादा। अगर मतलब पाई बॉन्ड का कॉन्सेप्ट खत्म हो रहा है, मतलब पाई बॉन्ड से जवाब नहीं आ रहा है स्टेबिलिटी का, कि जो लेट सपोज ये मेरे पास एग्जांपल था जहाँ पर पाई बॉन्ड तो बराबर है, कि जो यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ नेगेटिव है, तो मतलब यहाँ पे लोन पेयर है, तो मतलब यहाँ पर वेकेंट ऑर्बिटल का जहाँ ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो हम देखते हैं कि सर जहाँ ऑक्टेट कंप्लीट हो, पाई बॉन्ड के बाद ऑक्टेट का कॉन्सेप्ट आता है। उसके बाद जो कॉन्सेप्ट आता है वो कहता है अगर दोनों रूल काम नहीं कर रहे, तो फिर आप देखें कि सर जो न्यूट्रल वाला होगा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद अगर तीसरा भी काम नहीं कर रहा, फिर फोर्थ रूल क्या कहता है कि सर जिसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज होगा, तो मतलब वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा, तो रूल नंबर 4 ये है। उसके बाद रूल नंबर 5 कहता है कि सर जिसमें जितने अनलाइक चार्जेस नज़दीक होंगे वो उतना ही स्टेबिलिटी दिखाएगा। तो यही 5 रूल थे जो स्टेबिलिटी बताते हैं किसी भी